ये भारतीय संस्कृति जिसके लेखक छात्र राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत की विशेषता भारत की संस्कृति के विषय में उन्होंने बताया है। मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, जरा देख लीजिए। पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा, उसको उत्तर आप लिखेंगे। कोई विदेशी जो भारत से अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको उस देश की विभिन्नता देखने में आएगी। वह कह उठेगा कि ये देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। ये एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर नजर नहीं आती, लेकिन भारत में आती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर बिंद, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे उसकी विभिन्नता देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी की वह सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है और ना कभी गर्मी देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्तभूमि मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ भारत में ना उत्पन्न किया जाता हो, ऐसा कोई फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जाता हो, ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो अब देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी पानी 1 कोस पर बदल जाता है, वाणी यानी भाषा 4 कोस बाद बदल जाती है। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यहाँ ये एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएंगी, पर विचार करके देखा जाए तो विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता है और एकता फैली हुई है जो अन्य विविधताओं को ठीक उसी तरह से पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर माला हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित भी होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। ये केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य भी है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हो रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग हैं, बह रही हैं और प्रदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम एक ही हो जाता है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों छपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ
आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई जान डाल दी है और हमारे मृत पड़ा शरीर में एक नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। ये अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी हो। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब इसके ब्राह्म के साथ पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग दिया है, भोग भी त्याग ही से निकाला है, और भोग भी त्याग नहीं पाया जाता है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन उच्यता। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व में ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वच्छतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्तुत होने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को हमने अपने मिलाया और अपने गुण में मिलने दिया, और देश तथा विदेश में एक सूत्र तलवार के जोर से नहीं, प्रेम स्वभाव की दूसरे के हाथों पैरों पर नहीं, घर संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है, जब हम स्वयं उस चेतना का अंश दूसरों से भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। इतने के बाद इसके बाद एक आगे फिर पढ़ाएंगे कि पैराग्राफ आप संक्षेप लिख लीजिए। इसके 4 प्रश्न लिखे हैं मैंने। गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखना है। असम की पहाड़ियों में कितनी वर्षा होती है? भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? और भारत भूमि की क्या विशेषता है? ये 4 प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में छांट कर लिखने हैं। कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर आप देखें, ढूंढें, मिलें और लिखें। आगे कल पढ़ाएंगे।